क्लास 7 बिहार बोर्ड सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत भाग दूसरा ये इतिहास की पुस्तक है, जिसमें चैप्टर नंबर चौथा है मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी। देखिए, मुग़ल काल की स्थापना जो है 1526 में ये बाबर द्वारा की गई और 16वीं से और 17वीं शताब्दी में मुग़ल जो साम्राज्य है भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुग़ल ने आगरा, दिल्ली और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक, और इस तरीके से 17वीं शताब्दी तक लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इसका नियंत्रण हो गया। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो शासनकाल रहा अकबर का शासनकाल रहा 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, और उसके बाद अन्य आए जैसे कि जहांगीर, शाहजहां। ठीक, तो आइए हम इसके सारे सवाल हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले है मिलान करना, हमें सही जोड़े बनाना है। पहला है मनसब। ये मनसब क्या है? देखिए, मुग़ल काल में मनसब जो है यानी मनसबदार शब्द एक प्रकार का पद होता है जिसे सैन्य उत्तराधिकारी से सौंपा जाता है और इसे बदले में जागीर दी जाती है। तो कुल मिलाकर मनसब क्या है? एक प्रकार का पद है मुग़ल काल में। तो ये हमारा हो गया तीसरा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मंगोल हम मिलाएंगे। ये हम देख लेते हैं सिसोदिया राजपूत। देखिए, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत जो है लंबे समय तक मुग़ल की सत्ता स्वीकारने से इनकार करते रहे। तो ये सिसोदिया राजपूत इनका संबंध है मेवाड़ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये आपका सीधा। इसके बाद राठौर राजपूत। देखिए, यहाँ पे गौर फरमाइए, शाहजहां माँ जो है एक राठौर राजकुमारी थी। ठीक, तो राठौर राजकुमारी या उनका संबंध है मारवाड़ से जो जोधपुर में पड़ता है राजस्थान की। ठीक है, ये हो गया राठौर राजपूत। ये पहला मारवाड़। नूरजहां, तो जहांगीर की पत्नी का नाम है नूरजहां, वास्तविक नाम है मेहरुनिसा। ये हो गया जहांगीर। और ये बचा हमारा आखिरी मंगोल, तो उज़्बेक होगा ये वाला। ठीक है, उज़्बेक। ये हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है, जिसमें पहला है दक्कन के पांचों सल्तनत। ठीक है, कौन से हैं? बरार, खानदेश, अहमदनगर और दो हमें भरना है। देखिए, यहाँ पे दक्कन के पांचों जो सल्तनत है बरार हो गया, अहमदनगर हो गया, तो दो हमें भरना है। तो ये आपका होगा बीजापुर और दूसरा होगा गोलकुंडा। तो इस पहले में आपको भरना है बीजापुर और दूसरे में हम रखेंगे गोलकुंडा। ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद देखिए दूसरा, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था, ठीक, तो सवार उसके डैश को दिखाता था। यहाँ पे जात की संख्या जितनी अधिक होती थी तो दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा और बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी बढ़ जाता था। ठीक है, तो सैन्य उत्तरदायित्व जो है निर्धारण किए जाते थे किस आधार पे? पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर डिपेंड था। तो हमें भरना है वहाँ पे सैन्य उत्तरदायित्व। तो हमें क्या भरना है? हमें भरना है सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। अब इसके बाद अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी डैश के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज कर सका। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है? हमें भरेंगे सुलह ए कुल। ठीक, देखिए अकबर की जो सुलह ए कुल नीति थी उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है, यानी एक धर्म के अनुसार ये सभी कार्य इससे किए जाते थे। एक सभी की शांति और सभी को न्याय की बात की गई है, सभी अच्छे तरीके से रहें, धर्म का पालन भी करें। ठीक, उसे बोला जाता है सुलह ए कुल। तो हमें वहीं भरना है सुलह ए कुल। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम भर लेंगे सुलह ए कुल। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा जो सवाल है, मुग़ल राज के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से हैं? आगरा और दिल्ली। तो हम इनके नाम भरेंगे, दिल्ली और आगरा थे। ठीक है, देखिए अगला सवाल है चौथा, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? देखिए इसका आंसर आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको बताना है मनसबदार क्या है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ठीक ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिसे कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत का पद मिलता हो, यानी एक पद का नाम है मनसबदार। यहाँ तक आपको पहले ये लाइन आपको यहाँ तक लिखना है। अब उसके बाद हमें लिखना है जागीर। तो ये फिर यहाँ से लिखना है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने, इकट्ठा करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिसे जागीर कहते थे। ठीक, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी।
ये दोनों हो गया। तो भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था, जो मनसबदारों को दी जाती तो वो जागीर हो गई, और मनसबदार एक प्रकार का पद हो गया। ठीक, ये दोनों आपको लिख लेने हैं। देखिए इसके बाद अगला सवाल हमारा, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी। जो जमींदार लोग होते थे मुगल प्रशासन में, वे क्या काम करते थे, उनकी क्या भूमिका होती थी, वही बताना है। देखिए यहाँ पे नज़र डालिए, जब्त और जमींदार। तो मुगल प्रशासन की जो आमदनी होती थी वो किसानों की उपज से मिलने वाले राजस्व था। तो यही राजस्व का वसूलना, ठीक, ये किसके द्वारा होता था, मुखिया द्वारा या स्थानीय सरदारों द्वारा। तो मुखिया और स्थानीय सरदार के जो मुगल अधिकारी होते थे, ठीक, उन एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, जमींदार। ठीक है, तो यही इनका काम था। ये आपको पूरा यहाँ तक लिख लेना है, या मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए इसके बाद 6 नंबर सवाल, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में, यानी शासन प्रशासन में अकबर के जो विचार होते थे, ठीक, निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी। तो ये हमें बताना है कि जो अकबर अपना विचार देते थे उसमें धार्मिक विद्वानों से चर्चाएं सुनते थे, तो उनकी क्या महत्वपूर्णता थी वो हमें बताना है, क्यों ज़रूरी थी। ठीक, देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से भी वाली चर्चाएं निम्न प्रकार महत्वपूर्ण थी। पहला, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता जो है प्रजा के विभाजन और असमंजस्य के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो यानी ये प्रजा को बांट रही है। ठीक, दूसरा है, ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। उन्होंने लिखा ये सुलह ए कुल, धर्म को प्रसार के लिए। ठीक है, जिसमें सभी अच्छी अच्छी बातें वहाँ पे लिखी गई है धार्मिक संबंधी। इन चर्चाओं ने उन्हें प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की, ठीक, सोच प्रदान की जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो यही बातें आपको लिख लेनी है 3। समझ में आ गया। देखिए इसका अगला सवाल है 7वां, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया। देखिए इसका आंसर लिखना काफ़ी आसान है। हम यहाँ से लिखेंगे, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता जो है, माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, ठीक है, के वंशज थे। माता मंगोल शासक की ओर से और पिता तैमूर शासक की ओर से। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित है। ठीक, वहीं जो यानी पुरानी जो उनके किए गए काम हैं, स्मृतियाँ हैं, यादें हैं, उन्होंने ये इतिहास में किए हैं। किसने? मंगोल यानी चंगेज खान ने। वही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगिता के उस वेगों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, क्योंकि ज़्यादातर इसलिए क्योंकि वे महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया अपने बलबूते पर। ठीक है, अपने बलबूते पर। ठीक है, तो यही इसीलिए वो अपने आप को तैमूर के वंशज मानते थे, मंगोल के नहीं। ये आपको पूरा लिख लेना है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरीय ये प्रश्न, यहाँ पे 4 सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी हम हल करेंगे। पहला है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय जो किसानों से, ठीक है, भू राजस्व से जो आय प्राप्त होती थी मुगल काल में, तो मुगल साम्राज्य के स्थापित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी। ये मुगल शासन के विकास के लिए, स्थापना के लिए क्यों जरूरी थी, कहाँ तक जरूरी थी, जो आय यानी जो राजस्व होती थी वही हमें बताना है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल काल के लिए निम्न कारणों से जरूरी थी। पहला है, भू राजस्व राज्य की आय का स्रोत था, यही स्रोत था जिससे कि मुगल साम्राज्य चल रही थी, सबको वेतन इसी से दिए जा रहे थे। ठीक है, भू राजस्व से। दूसरा है, समस्त प्रशासनिक कार्य इसे आय से पूरे किए जाते थे, सैनिक को भी इसको दिया जाता था। ठीक है, जिसे जागीर बोला जाता है। ठीक, तीसरा है, राज दरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन, अन्य खर्चों की पूर्ति राजस्व पर भी निर्भर था, इसीलिए कि मुगल साम्राज्य के स्थापित्व के लिए भू राजस्व अति आवश्यक थी। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल, मुगलों के लिए केवल तुरानी या इराकी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी, यानी अलग अलग क्षेत्रों से
वो नियुक्त करने की प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण थी? क्यों केवल तुरानी और ईरानी ही अपने प्रशासन क्षेत्र में, ठीक है ना, अपने राज्य प्रजा क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ दो ही समूह के व्यक्तियों ना बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसुदार को नियुक्ति क्यों जरूरी था, वो हमें बताना है। देखिए, इसका मुख्य कारण होगा कि इसे मुग़ल जो है अपने शासक वर्ग में ईरानियों, मुग़ल बादशाहों यानी मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों अन्य को सम्मिलित किया। इससे मुग़ल को भारत के शासन का विस्तार करने में, स्थापित करने में इससे मदद मिली, ठीक है। यानी ये पूरा आपको लिख लेना है। मुग़ल साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुग़ल के तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्य प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया, ठीक है। ये पूरा आपको लिख लेना है। देखिए, आगे बढ़ते हुए 10वां सवाल क्या है? मुग़ल साम्राज्य के समाज की ठीक है की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है, जैसे मुग़ल काल बना था, ठीक है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती है? तो इसका आंसर लिखेंगे, मुग़ल साम्राज्य के समाज में कई धर्म होते थे, जात के लोग भी रहते थे। वही स्थिति वर्तमान में भी है, वर्तमान में ही तो है ही, ठीक है। फिर भी भारत में विविधता में एकता कायम है। भारत में विविध प्रकार की संस्कृति, संगीत, नृत्य, भाषा, पर्व, त्यौहार, खान पान जो मुग़ल काल में भी थी अब भी है, रहन सहन, पहनावा, ठीक है। तो ये विविधता को दर्शाती है। और उसी तरह भारतीय समाज में अनेक धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी, ठीक है, अनेक जातियाँ भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया के लोग रहते हैं। तो इससे भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में किसी तरह की चुनौती की बात नहीं की गई, नहीं होगी, ठीक है। ये चुनौती नहीं होगी। समझ में आ गया कि ये भारत के क्या है? ये भारत की खूबसूरती है कि विविधता में एकता, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यह आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए, इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा क्या है? 11। मुग़ल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि अनिवार्य थी, यानी खेती करना क्या था? जरूरी था। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुग़ल के काल से अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है, जैसे मुग़ल काल में हुआ करता था, आज भी बढ़ गया है? ये बिल्कुल बढ़ गया है, ठीक है। तो आपको ऐसे पूरा लिखना है। मुग़ल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। वर्तमान अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है और दूसरे क्षेत्र जैसे उद्योग, संचार, दूर प्रौद्योगिकी, ठीक है, यातायात, व्यापार, पर्यटन, अन्य सेवा क्षेत्र का बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच अंतर मुग़ल साम्राज्य की तुलना में अधिक बढ़ा है, ठीक। मुग़ल काल में 5.6% व्यक्ति कुल संसाधन में 61.5 का उपयोग करते थे, जबकि आज 5% व्यक्ति ही देश के लगभग 90% संसाधनों का उपभोग करते हैं। ये तो बढ़ चुका है गरीबी की ओर। इस तरीके से आपका ये सेशन समाप्त हुआ, ठीक है। धन्यवाद।